नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम है आपका इस रेड डायमंड कोचिंग बाय मंटू बाबू चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि कैसे आप कम समय में अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं और कैसे आप कम समय में अधिक से अधिक आप पढ़ाई कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे कि कम समय में आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का आपके ऊपर प्रेशर ना बने, इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए, जो स्टूडेंट के सामने पढ़ाई से संबंधित कुछ जो समस्याएं आती हैं, तो आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे उसमें कुछ पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि नंबर 1 कि चलो हम स्टूडेंट की किन समस्याओं पर बातचीत करेंगे। तो अगर स्टूडेंट की समस्याओं के बारे में बातचीत करें तो देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नंबर 1 कि जो भी उनका पूरा सिलेबस होता है उस पूरे सिलेबस पर, ठीक है, कमांड कर लेते हैं बहुत कम समय में। कुछ स्टूडेंट पूरे सिलेबस पे कमांड नहीं कर पाते हैं। जब आप सिलेबस ही नहीं कमांड कर पाएंगे तो जब आप सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे तो कैसे क्या है, आपका क्या है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्या सिलेबस में है, ये कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, आपको कम समय में पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। तो कम समय में कैसे पढ़ पाएंगे, कम समय में आप तब पढ़ पाएंगे जब आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा होगी। आप कम से कम 30 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर कम से कम आप 5 पेज 10 पेज 2 लेसन आप ख़त्म कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तभी आप कम समय में पूरा सिलेबस पढ़ पाएंगे, तभी आप कमांड बना पाएंगे। ठीक है, अगर आपके रीडिंग स्पीड बहुत कम है, मान लीजिए आप पढ़ते हैं 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में आप 3 पेज पढ़ते हैं, तो कब आपका सिलेबस ख़त्म होगा, कब आप रिवीजन करेंगे, कब आप कमांड बनाएंगे। तो नंबर 1 आपने किया जाना कि आपको तेज़ स्पीड में सिलेबस पढ़ना है, ख़त्म करना है। अब आप कहेंगे सर वो हमारा दिमाग है, वो तेज़ स्पीड में पढ़ेंगे, वो चीज़ें उसको समझ नहीं आएंगी। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखिए जो हमारा दिमाग होता है वो उसकी एक तरीके की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग अगर आप डेली पढ़ेंगे तेज़ स्पीड में, उसे 10 15 20 दिन दिक्कत होगी। कितने दिन? सिर्फ 20 दिन। उसके बाद वो तेज़ स्पीड की चीज़ें भी समझने लगेगा। यूट्यूब पर अगर आप वीडियो 1.5x में देखें या 2x में देखें, तो यदि आप 1 महीने आप ऐसा कर लें, ठीक है, कोई भी वीडियो हो, कुछ भी हो, यदि आप जिस फील्ड के हैं, जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, यदि आप अपने सब्जेक्ट का वीडियो 2x में देखेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको बिल्कुल, मतलब अगर कोई अर्थशास्त्र का वीडियो आपको दिखा दे 2x में या इकोनॉमिक्स का दिखा दे 2x में यूट्यूब पर, तो आपका समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें, उसके शब्द, उसकी भाषा शैली आपसे रिलेटेड नहीं है अर्थशास्त्र की। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब, आप जब धीरे धीरे पढ़ने की स्पीड बढ़ाएंगे, आपका माइंड एडजस्ट कर लेगा, आप कम समय में सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे। अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, कि कुछ व्यक्ति होते हैं वो अपने फील्ड में नंबर 1 होते हैं। ठीक है, अपने फील्ड में नंबर 1, और व्यक्ति उस समय बोला जाता है कि वो व्यक्ति स्पेशल है, वो व्यक्ति ख़ास है। ठीक है, उसको यूनिक बोला जाता है, इंटेलिजेंट बोला जाता है। तो ये हमारा नंबर 2 पॉइंट है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति देखा जाए नॉर्मल अवस्था में लगभग 80 से 90% व्यक्ति जो हैं वो एक नॉर्मल अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, नॉर्मल। उसमें से नियर अबाउट 1-2, मुश्किल से 2% व्यक्ति ही हैं जो एबनॉर्मल लाइफ व्यतीत कर पाते हैं और वो यूनिक बन पाते हैं। तो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनके अभाव में वो नॉर्मल रह जाते हैं, ख़ास नहीं बन पाते? तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए, कभी भी व्यक्ति जो है बहुत बड़े निर्णय लेकर कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग कि निर्णय लिया गया है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कभी भी कोई भी निर्णय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी CEO,
वो निर्णय लेते समय 100% नहीं कह सकता कि उसका लिया गया निर्णय सही है या गलत, लेकिन हाँ, अगर वो 5 निर्णय लेता है, अगर वो बढ़िया एडवाइज़र रखता है, ठीक है, बढ़िया सलाह लेता है, तो 5 में से 3 निर्णय उसके सही होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, अगर वो अपने फील्ड का धुरंधर है तब। लेकिन निर्णय लेते समय वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब कहेंगे ये कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए, जो इस समय ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, विश्व जो है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, आज से 10, 15, 20 साल पहले। आज हर चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है, ठीक है। उसमें आप जो कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कुछ भी मतलब अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट उत्पाद आप बेचते हैं, कल को कोई दूसरी कंपनी आ जाती है, वो आपसे बढ़िया उत्पाद या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपसे आधे रेट पे, ध्यान से सुनिएगा, आपसे आधे रेट पे आपसे बढ़िया उच्च गुणवत्ता क्वालिटी में दे रही है, तो अब वहाँ पे आपको बदलना पड़ेगा। तो आप जानबूझकर नहीं बदले, आप बदले हैं उस दूसरी कंपनी के कारण। तो आजकल सिस्टम ये चल रहा है कि व्यक्ति जो भी करता है वो डिसीजन उसके खुद के होते ज़रूर हैं, लेकिन वो खुद के डिसीजन ना होके दूसरे लोगों के डिसीजन का प्रभाव होता है, ठीक है। क्या होता है? खुद के डिसीजन ना होकर दूसरे लोगों के डिसीजन का प्रभाव होता है वो। तो मेरे कहने का मतलब, आप पहले डिसीजन लें, वो सही या गलत होंगे ये अलग बात है, उनको सही करने की कोशिश करें। डिसीजन लेने के बाद, डिसीजन लेते समय नहीं बताया जा सकता कि ये सही है कि गलत है। एक और उदाहरण की बात करें, सन 2007-8 में मुकेश अंबानी की एक रिलायंस की सिम चलती थी, उसमें लोग फ़ोन पे बात करते थे, वो भी सस्ती थी, लेकिन उस समय वो फ्लॉप हो गई। दोबारा उन्होंने कमबैक किया सन 2000 नियर अबाउट 17-18 में, फिर से उन्होंने जियो का धमाका किया और इस बार तहलका मचा दिया। तो देखिए, उस समय भी वही डायरेक्टर थे, वही सब कुछ थे, लेकिन वो इतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाया कि उनकी कंपनी ग्रो कर पाती। लेकिन आज क्या है, इधर यूट्यूब आ गया, गूगल आ गया, सबके पास मोबाइल हो गए, उधर जियो आ गया। तो कहने का मतलब, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। कोई भी चीज़ अकेले नहीं होती है, ठीक है, हर चीज़ सापेक्ष में होती है, रिलेटेड होती है। आप कहते हैं कि नहीं, और एक बात और, देखिए, सिंगल कोई चीज़ नहीं होती है, ध्यान रखिए। कोई भी निर्णय, क्या डिसीजन लेते हैं, क्या ये दूसरे लोगों पे डिपेंड करता है कि आप क्या निर्णय लेंगे। कल को गवर्नमेंट कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट करेगी, उसका सीधा प्रभाव आप पर पड़ेगा कि आप उस इन्फॉर्मेशन से कैसे प्रभावित होते हैं। और जब तक इन्फॉर्मेशन या ज्ञान, नॉलेज कम होता है या आधा होता है, उस समय व्यक्ति घबराता ज़्यादा है, ठीक है। क्या होता है? घबराता ज़्यादा है। चाहे स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे डेली लाइफ की बात करें, जहाँ पे ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस होगा, वो व्यक्ति कम घबराएगा। उसे हमेशा पता होता है कि लगभग इतने से इतने इतने अंतर आ सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 हमने क्या जाना कि कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति है, वो खास क्यों नहीं हो पाता और ज़्यादा सफल क्यों नहीं हो पाता। तो बताया कि मतलब जो निर्णय लिए जाते हैं वो पहले पता नहीं चलता कि हमारा लिया गया निर्णय सही होगा कि गलत, ठीक है, वो हमें बाद में पता चलता है। लेकिन यदि आप पहले से ही कुछ ज़्यादा एडवाइजरी लेते हैं या अनुभव रखते हैं और बढ़िया तरीके से आप डिसीजन लेते हैं, तो हाँ, आपके सफल होने के चांसेस और निर्णय जो लिया गया है उसे सच होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट आप जान चुके हैं। पहला पॉइंट आपने जाना था कि कुछ भी आप पढ़ें, यदि आप देखिए कोई भी व्यापारी हैं या फिर आप कोई भी जॉब करते हैं, तो देखिए, सीखना आज के दिन पर मतलब शौक़ नहीं, ज़रूरत है। यदि आप नहीं सीखेंगे तो आपके जो जूनियर हैं वो आपको रिटायर कर देंगे, वो आपसे आगे निकल जाएंगे और आपकी ज़रूरत को वो ख़त्म कर देंगे। तो आज के दिन पर सीखना, अपने आप को अपग्रेडिंग करना, ये मतलब ज़रूरत है। ये मतलब अपने आप को सुसाइड करने वाली बात है। अगर किसी ने नहीं किया तो ये उसका सुसाइड हो जाएगा आज के दिन पर, क्योंकि इतनी तेज़ी से चीज़ें बदलना ये कोई छोटी बात नहीं है, और इस दौर में खुद को बनाए रखना भी ये बड़ी बात है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, कि कुछ व्यक्ति हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बात करें स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपने जीवन में इतनी महारत कैसे हासिल की? उन्होंने अपने जीवन में इतनी महारत कैसे हासिल की स्वामी विवेकानंद ने?
तो अभी आपको बताया कि सबसे पहले अगर बात करें तो व्यक्ति का जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो अनुभव होता है, उसी के दम पर वो धीरे धीरे क्या है और डिसीजन लेता है। एक्चुअली हमारी जो किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, ये जो हाई स्कूल में आपने हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल ये जो पढ़ा, ठीक है, देखा जाए इनका जीवन में जो रोल है, ठीक है, जो हमारी बाकी लाइफ होती है और जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं उसमें और इसमें लाख गुना अंतर है, बहुत अंतर है। क्योंकि आपके डेली लाइफ में ये चीज़ें जल्दी काम नहीं आती हैं, काम आती हैं लेकिन ज़्यादा काम नहीं आती, बहुत कम काम आती हैं। उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए वो कहीं बताई नहीं जाती, ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए वो कहीं बताई नहीं जाती। जैसे फैमिली में आप रहेंगे, ठीक है, फैमिली में और भी सदस्य हैं, कैसे क्या आपका रिएक्शन होगा उसके साथ, कैसे क्या रहना चाहिए, कौन सी किताब में लिखा है, ठीक है। कुछ लोग इसको जान पाते हैं, कुछ लोग नहीं जान पाते हैं, तो फैमिली की लाइफ फिर गड़बड़ हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब पूरे जीवन में किताब का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बुक्स का। और हाँ, जिसको कहते हैं गुरु, मेंटर, ठीक है, तो आज के दिन पे यदि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं अपनी लाइफ में, तो किसी उस किताब की कीमत 200-250 रुपये वो आपकी नज़र में हो सकती है। एक्चुअली वो 500 रुपये, 200-250 रुपये उस किताब की कीमत जो आप देख रहे हैं वो कई लाखों कीमत है उस किताब की, क्योंकि उस किताब का जो राइटर है उसने अपनी ज़िंदगी के अनुभव लिखे हैं। उस अनुभव को ग्रहण करने में उसने ज़िंदगी के 15 साल लगाए हैं। अब उसने 15 साल में जो गलतियाँ की, जो सीखा, वो गलतियाँ आप ना करें। इसलिए आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, जो कि सफल लोग हैं और आप जैसे बनना चाहते हैं ऐसे राइटर की बुक पढ़ें और अपने फील्ड में महारथी लोगों की बुक पढ़ें, जिससे कि यहाँ वो अपनी गलतियों को, जो उसकी गलतियाँ हैं उससे सीखकर आप क्या सुधार कर पाएंगे। तो कहने की बात यह है कि स्वामी विवेकानंद थे, तो उन्होंने कुछ, उनकी जो पढ़ने की स्पीड थी वो मतलब ऐसी थी कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उनके पढ़ने की स्पीड थी। तो वो सब क्या है कि माइंड को ट्रेनिंग देके हम पढ़ने की स्पीड या गति कुछ भी बढ़ा सकते हैं, और वो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि मतलब अनबिलीवेबल जैसी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगला पॉइंट पे, कि तीसरे पॉइंट में आपने जाना कि आपको पढ़ने की स्पीड बहुत तेज़ करनी है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद करते थे, और अपने ज्ञान, अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना है। तो आज आपने 3 पॉइंट आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है, ठीक है, कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आजकल, उनको हम कैसे बीट करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को। क्योंकि आज के दिन पे कोई भी अच्छा व्यक्ति, अच्छा पर्सन बगैर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाले, हम ये नहीं कहते अगर पहले से किसी के पास संपत्ति है, कुछ भी है, तो वो उससे क्या है अपने व्यापार में लगा के उसे बढ़ा सकता है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति अगर कोई जॉब लेना चाहता है या कोई गवर्नमेंट में भी जाना चाहता है, तो आज के दिन पर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना, क्वालिफाई करना एक नेसेसरी हो गई है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई वो कैसे कर सकता है? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उस पर बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए अगर कोई भी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या हाईएस्ट कठिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो जो भी उसमें सफल पाते हैं उनके जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पहली बात तो ये कि जो सक्सेस होती है वो कभी ओवरनाइट नहीं मिलती। एक रात में सफलता, 3 महीने में सफलता, 3 महीने में आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें कुछ हद तक 1-2% बच्चे करते भी हैं, मैं ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो 3 महीने में एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर देते हैं। उनके क्या है, वो अपने स्कूलिंग में बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, ठीक है, यानी कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 में बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ रहे होते हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते बहुत अच्छी तरीके से, कुछ कारणों से उनको आगे दिक्कत होती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने यदि नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे अगर आपको फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है। तो पहली बात तो ये है कि जो दिमाग होता है, माइंड होता है, ठीक है, वो कभी देखिए आपका मन कहेगा कि नहीं हम थोड़ी देर तो दूसरा काम कर लें, ना पढ़ें, क्या है, हम बस थोड़ा ही तो खेलते हैं, ठीक है। लेकिन जो माइंड की कुछ अपनी कमज़ोरियां हैं,
माइंड कभी मशीन नहीं हो सकता, ठीक है, वो एकदम नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से गॉसिप की, ठीक है, आपने किसी से बेमतलब में बातचीत की 20 मिनट या आधे घंटे, तो 20 मिनट जो आप बातचीत करेंगे उसमें आपके जो थॉट आएंगे, विचार आएंगे 20 मिनट, और जो आप बातचीत करेंगे वो विचार 20 मिनट के बाद या उससे पहले भी वो सब थिंकिंग किए हुए होते हैं। क्या होते हैं? थिंकिंग किए हुए। फिर जब आप किसी से बातचीत करेंगे 20 मिनट, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग स्लो हो जाता है, क्योंकि दिमाग जो होता है वो डायरेक्ट लगभग 30-35 मिनट काम ही बहुत अच्छी तरीके से करता है, उसके बाद वो हल्का सा स्लो हो जाता है। वो अलग बात है, कभी कभी आप यदि एनिमेटेड चीज़ें देखेंगे, मूवी पिक्चर देखेंगे, उसमें क्या है, ज़्यादा क्रिएटिविटी, आवाज़ दिखाई जाती है, चित्र दिखाए जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा क्या है, दिमाग एक्टिव रहता है। तो आपने जो 20 मिनट किसी से बातचीत की, उसके चक्कर में आपका 40-50 मिनट ख़राब होगा। कैसे? आप उसके बाद जाएंगे, मान लीजिए तुरंत आप पढ़ने बैठे, तो उसके बाद तुरंत आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ सोचेंगे। जब आप बातचीत करेंगे, उस बातचीत में आपकी एक रिसर्च होती है, ठीक है। बातचीत आप किस बारे में करेंगे? आप बीच बीच में कोई टॉपिक बोलेंगे, क्या वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं? नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ 5 या 10% मतलब पूरा आप सफल होंगे या नहीं होंगे, ये सिर्फ 5% या 10% अंकों पर निर्भर करता है। मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में 80% नंबर ला रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, कैसे भी, यदि आप 80 से 80% नंबर या 60% नंबर, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक रूल होता है 80-20 रूल, 80-20 रूल बोलते हैं इसे। इसका मतलब ये है कि 80% जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल होती है। क्या होती है? 80% पॉपुलेशन नॉर्मल होती है, और 20% होती है पॉपुलेशन, वो थोड़ी अच्छी पॉपुलेशन होती है। वही बात करते हैं नंबरों की, लगभग 80% नंबर जो हैं वो अधिकतर बच्चे ले आते हैं। क्या कहा हमने? 80% नंबर अधिकतर बच्चे ले आते हैं। अब बात करते हैं 80 के ऊपर बढ़ने की। 80, 81, 82, 85, 90, 95, इन नंबरों पे वही बच्चे आ पाते हैं जो अपनी ज़िंदगी के एक्स्ट्रा घंटे देते हैं, जो सुबह शाम पढ़ते हैं, थिंकिंग करते हैं कि हाँ ये 10 क्वेश्चन नहीं लगे, अब ये कैसे लगेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो वो उसे कर देते हैं, जो कि कोई नहीं कर पाएगा, तो उनकी अच्छी रैंक हो जाती है। तो कहने का मतलब, अपनी पूरी एकाग्रता, पूरा समय, सब कुछ एक जगह लगाना चाहिए, पूरा टोटल एग्ज़ाम के लिए, टोटल। और पहली बात, आप अदर बाय द वे हम तो कहते हैं आप 99% ना लगाएं, ठीक है, 99% ना लगाएं, अपने एग्ज़ाम पर लगाएं पूरा 100%। अब देखिए 99-100% में अंतर यह है कि बाय द वे यदि आप कोई काम धाम करते हैं, कोई छोटा मोटा काम या कोई भी काम, क्योंकि भारत में लोगों के पास बहुत बड़े काम धाम नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, बहुत बड़े काम धाम नहीं है। अगर बाय द वे आप करते हैं, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, करनी पड़ती हैं, तो वो अलग बात है, आपको करने पड़ेंगे, आप करिए, वरना आप रिस्क ले सकते हैं। यदि आप 1.5 साल या 1 साल कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, कोई काम नहीं करेंगे, तो उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा। आप वो काम 1.5 साल के बाद भी कर सकते हैं। आप टोटल पूरा 1 साल, 1.5 साल उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दीजिए, सुबह शाम रात दिन एक एक। और रही बात कि एक बार चीज़ पढ़ने से क्या याद हो जाती है? नहीं। अगर एक बार पढ़ने से चीज़ याद हो जाए तो एक बार तो हर कोई पढ़ सकता है, ठीक है, एक बार तो हम भी हर बुक्स को पढ़ सकते हैं। क्या एक बार पढ़ने से हमें चीज़ याद हो जाएगी? नहीं। आपको याद हो जाएगी? नहीं। वो याद करने के लिए उस बुक्स को हमें 5 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके वो बुक याद होगी। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम में जब बैठेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, तब जाके हम अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या, आपको एकाग्रता चाहिए कि एक जगह आपका दिमाग रहे, और आपको समय चाहिए, और आप इधर उधर ना भटकें। इसके लिए समय समय पर क्या है, आपको थोड़ा आपका माइंड क्लियर कट होना चाहिए कि नहीं, मुझे इसी रास्ते पर जाना है। ये नहीं कि थोड़े दिन आपने, मान लीजिए एक एग्ज़ाम SSC दे दिया, फिर दूसरे थोड़े दिन बाद आपने UPSC दे दिया, फिर आपने टीचिंग एग्ज़ाम दे दिए, फिर आपने नेट JRF दे दिया। तो देखिए, हमेशा कोई भी व्यक्ति जो महान होता है, ठीक है, वो महान जो महारत होती है वो उसे पूरी महारत नहीं होती है। पूरी महारत कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे अगर बात करें हम मेडिकल एग्ज़ाम की, तो मेडिकल में जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है वो डीप आती है।
क्या आती है, डीप आती है, गहराई से पूछता है। अगर बात करें हम SSC एग्ज़ाम की, तो इसमें जो आपकी आती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत हल्की आती है, ऊपर ऊपर लेवल की, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसको भी पढ़नी है, SSC वाले को भी और नीट वाले को भी पढ़नी है, लेकिन दोनों में लाख गुना अंतर है। उसका बच्चा है, इसका बच्चा अगर थोड़े दिन वो तैयारी करेगा, ये तैयारी करेगा, तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कहने का मतलब किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, किसी एक एग्ज़ाम पे, और उसी पे अपना ज़िंदगी का 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उस पे आप दे दें। और एक बात और, जैसे मान लीजिए जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, पूरा सब्जेक्ट आप सीखने की कोशिश करें। नियर अबाउट जैसे साइंस है, तो साइंस में आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और अलग अलग एग्ज़ाम जो लोग चूज़ करते हैं उनके सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे आपने थोड़े दिन SSC दे दिया, थोड़े दिन बैंकिंग, थोड़े दिन रेलवे में तो इंग्लिश नहीं आती तो गड़बड़ हो जाएगा। कहने का मतलब एक एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। आप कहेंगे अगर उसमें वैकेंसी नहीं आई तो देखिए, अगर वैकेंसी नहीं आती है तो वैकेंसी मान लो 3 साल बाद आती है। कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो 3 साल जो होते हैं, अगर मान लीजिए जितने भी बड़े काम होते हैं, ठीक है, उसमें अगर 1, 2, 3 साल लेट हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं लौट जाएगा, ठीक है। 3 साल जो लाइफ के होते हैं, मान लीजिए नौकरी आपकी लगनी है, वो जब लगनी है उसके 3 साल बाद लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी। और रही बात जो आप सोचते हैं कि नहीं हम 1 साल में सब निकाल देंगे, निकाल सकता है कोई भी व्यक्ति जो अच्छा है बैकग्राउंड उसका, लेकिन अगर बात करें हम, यदि आप सब कुछ पढ़ेंगे तो उसके चक्कर में कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, तो उन्हें बोलने का एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छी उनकी एनर्जी है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति किसी एक फील्ड का महारत होता है। अगर बात करें मोदी जी की, तो वो इतना अच्छा भाषण दे सकते हैं, लोग उस पर मोहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा भाषण दिया। तो हर व्यक्ति अपने उस विशिष्ट चीज़ का क्या है, उस विशिष्ट चीज़ का महारत हासिल होती है, उसी से वो इंटेलिजेंट कहलाता है। बाकी इंटेलिजेंट क्या है, किस महीने में कहते हैं, बहुत सब अलग अलग बातें हैं। तो इंटेलिजेंट नाम की चीज़ अगर बात करें तो सिर्फ ये है कि किसी विशेष ज्ञान को हासिल करो और उसी में नंबर 1 बने रहो, बस वही विशेष ज्ञान है, वही आपके इंटेलिजेंट है। अगर आप छोटी छोटी 50 चीज़ों को करेंगे तो आपका ना तो कहीं नाम होगा, ना तो कुछ हासिल होगा, और ना ही कुछ चीज़ होगी। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो सिर्फ कोई एक चीज़ देखता है। मान लीजिए कोई हार्ट का डॉक्टर है, लेकिन वो बहुत बड़ा डॉक्टर है हार्ट का, उसके पास अगर कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है तो वो ये नहीं कि पूरा सब कुछ देखता है, वो सिर्फ चाइल्ड स्पेशलिस्ट है लेकिन नंबर 1 है, तो उसके पास बहुत भीड़ होगी। क्यों? क्योंकि देखिए नंबर 1 जो होता है वो कुछ रूल्स ऐसे हैं जो नॉर्मल लोगों को मतलब ध्यान नहीं देते, नहीं पता हो पाते। हमेशा व्यक्ति को किसी एक चीज़ को पकड़कर उसे बहुत बड़ा कर देना चाहिए। ये नहीं कि हमने 10 चीज़ें पकड़ ली उसमें थोड़ा थोड़ा किया, नहीं, किसी एक चीज़ को पकड़ो, उसे इतना बड़ा कर दो कि उसी चीज़ से तुम्हारी पहचान हो जाए, ठीक है। और जब तुम ऐसा करोगे, उसमें अपने समय दोगे, तो वैसा कोई और नहीं कर सकता, वैसा करने वाले बहुत कम ही होंगे, आप ही होंगे। तो कहने का मतलब आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो फर्स्ट टाइम आपने जाना कि पूरे सिलेबस पर पहला पॉइंट था पकड़ कैसे बनाए, तो पूरे सिलेबस पर पकड़ आप कैसे बनाएंगे कि आपको अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ानी होगी, तो आप कम समय में ज़्यादा सिलेबस पढ़ेंगे। फिर आपको बताया था आपका माइंड एडजस्ट कर लेगा, आप पकड़ बना लेंगे। दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति रहता है, वो ख़ास व्यक्ति क्यों नहीं हो पाता। तो ख़ास व्यक्ति बनने के लिए क्या होता है कि कुछ हमें उन जो 80 और 20% का रूल बताया था वो नॉर्मल हर जगह अलाउ होता है। आपको 80% से ऊपर नंबर प्राप्त करना है, ठीक है, तब जाके आप खास बन पाएंगे, और वो कम बनेंगे जब आप एक्स्ट्रा समय देंगे। फिर हमने तीसरा पॉइंट बताया था कि स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में इतना बड़ा कैसे कुछ कर पाए। फिर आपने जाना कि जहाँ पे ज्ञान, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, अनुभव ज़्यादा होता है वो लोग ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बाकी लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं।
अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट आपको बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पहली बार में वेट कैसे करें। तो पहली बार में वेट करने के बारे में हमने आपको बताया, आप 99% मत दीजिए अपना, आप पूरा 100% दीजिए। आप रिस्क लीजिए, अगर कहीं दे सकते हैं आप 1-1.5 साल, और उसके बाद यदि कोई छोटा मोटा काम करते हैं तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बार बार आप रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे एक बुक को 5 बार 10 बार, तब जाके आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। किसी एक ही एग्ज़ाम को चुने, ना कि कई एग्ज़ाम को। तो आज हमने सिर्फ 4 पॉइंट इसके डिस्कस किए हैं। इसका पार्ट 2 आने वाला है जल्द ही। तो आप इस रेड डायमंड कोचिंग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।